हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट श्री क्लासेस। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से आज इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर जो कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ये पार्ट भी आपका क्या है, पिछला वीडियो जो आपने कल देखा उसी का आगे का शेष भाग है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको परागण बताया था कि परागण किसे कहते हैं। हमने उसमें आपको बताया था कि परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना यानी जैसे किसी पुष्प का ये फीमेल पार्ट होता है जिसे वर्तिकाग्र जायांग का ही भाग होता है, तो ये आपका क्या था बेटा, ये वर्तिकाग्र था, आपने अगर देखा हो। ठीक है, क्या है, वर्तिकाग्र है। और यहीं से ऐसे पुमंग लगा था, इसमें ये भरे थे परागकण। क्या भरा था, परागकण था। जब ये परिपक्व हो जाता है परागकोश तो ये फट जाता है, जिसे परागकोश का स्फुटन कहते हैं। और जब ये फटता है तो इसका ये कण का यहाँ वर्तिकाग्र पर आना आवश्यक होता था। यहाँ पे आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात परागकोश से परागकण का निकल करके कहाँ पर, स्त्री के इस जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और हमने कहा था किसी भी पुष्प में दो भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, दो आवश्यक भाग होते हैं जिनमें जयांग और पुमंग था। ठीक है, तो इसी जयांग और पुमंग के मध्य ही इस परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें परागकण यहाँ से निकलकर परागकोश से जयांग के यानी मादा के भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं, अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। इतना हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। और ये भी बताया था परागण जो होता है वो क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया परागण, तीन प्रकार का हमने आपको बताया था, जिसमें आपका पहला था स्वपरागण। ठीक है, ऑटो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या था, दूसरा था पर परागण। और तीसरा क्या था, स्वपरागण, पर परागण। और तीसरा क्या था बेटा, कृत्रिम परागण था। क्या था, कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण होता है, और दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, तीसरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तीन प्रकार के परागण होते हैं, अर्थात परागकण वर्तिकाग्र पर तीन तरीके से क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, जिसमें स्वपरागण हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया। इसके लाभ क्या होते हैं, किन पौधों में होता है, ये बताया था। आज हम सेकंड चल रहे हैं शुरू करने पर परागण क्या होता है। तो सभी गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक वीडियो को लाइक दे और कंसंट्रेट हो जाए वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा 2022 के चैप्टर में परागण से दो क्वेश्चन आए थे, एक एक नंबर का। कभी कभी पूछ लेगा पर परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ हानि या प्रकार को बताइए। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार गाइस, इसलिए सभी लोग ध्यान से यहां पर देखें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पर परागण क्या होता है। इसे थोड़ा सा हम यहां से क्लीन कर देते हैं, फिर आगे चलते पर परागण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पर परागण में क्या होता है कि जब परागकण, ठीक है, जब परागकण, या लिखेंगे जब किसी पुष्प का परागकण, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है, स्वतः नहीं जाता। कैसे जाता बेटा, विभिन्न माध्यम द्वारा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब किसी एक पुष्प का परागकण, ठीक है, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, ठीक है, क्या होता है, वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम से जाता है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्वपरागण में क्या था कि मैंने कहा एक पुष्प में मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं। ठीक है, जैसे बाय फिगर यहाँ पे समझिए, मैंने भी बताया था, जैसे ये फूल है आपका, तो इसी फूल पे ये क्या है भैया, वर्तिकाग्र जायांग है, तो यहाँ पे ये परागकण होते हैं। तो ये जायांग और ये पुमंग, ठीक है, ये जायांग है और ये क्या बेटा, पुमंग है। इस पुमंग का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो स्वपरागण में आता है। लेकिन
अगर कहीं पता चला ये पेड़ पौधा था, इसमें ये पुष्प लगा था और एक दूसरा पौधा है, ठीक है, उसी जात का है, मान लीजिए ये प्लांट अगर ए टाइप का है तो ये भी प्लांट ए ही टाइप, यदि पौधा एक ही, जैसे मान लीजिए सरसों का है तो ये भी सरसों का ही पौधा है, तो पौधे की जात वही है लेकिन पौधा क्या है, अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपका, ठीक, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे फूल लगा, ये परागण, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये क्या है, सरसों का प्लांट है, मान लीजिए ये भी सरसों का है, यानी कि जो पौधे की जाति है वो एक ही है लेकिन प्लांट क्या है, अलग अलग है। तो जब इस प्लांट वाले पुष्प का परागकण यहां से निकलकर इस पर ना जाए, यहां से निकलकर इस वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पे आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। डिफिनेशन में भी कह रहा है कि किसी पुष्प का परागकण, मान लीजिए इस पुष्प का परागकण था, उसी जात के दूसरे पौधे, मान लीजिए जिस जात का पौधा ये है वही वाला पौधा ये भी है, तो इस जात दूसरे जात के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम से जाता है। तो मान लीजिए दूसरा पौधा, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर इस वाले पुष्प का परागकण आ गया विभिन्न माध्यम से, मतलब कीट द्वारा, भौरे द्वारा, जल द्वारा, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर परागण इसमें क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आती है कि जो स्वपरागण होता है बेटा, स्वपरागण में पुष्प दो हो सकते हैं लेकिन पौधा एक ही हो सकता है, हमने बताया था। अर्थात स्वपरागण में परागण के लिए एक ही पौधे काम आते हैं लेकिन पर परागण में एक पर परागण प्रक्रिया संपन्न करने के लिए एक ही जात के दो पौधे की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि पर परागण में एक पुष्प का परागकण दूसरे वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पर जाता है, यानी दो पौधे यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। और परागण कहते हैं आगे, यह प्रायः, ठीक है, कुछ एक लिंगी, ठीक है, व कुछ द्विलिंगी, कुछ एक लिंगी व कुछ द्विलिंगी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। पौधों में क्या होता है बेटा, पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो पर परागण है कुछ एक लिंगी और कुछ द्विलिंगी पौधों में भी देखा जाता है। तो ये स्वपरागण, पर परागण हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे पर परागण के माध्यम, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती बेटा पर परागण के माध्यम, ठीक, क्या आता है, पर परागण के माध्यम, व्हाट आर मीडियम ऑफ पर परागण। मतलब पर परागण का मतलब क्या है, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाक पे आ रहा है, क्या वो अपने आप चला आता है या किसी कीट द्वारा, भौरे द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, इन सब माध्यम से पहुंचता है। स्वाभाविक सी बात है कि एक पौधे के पुष्प का परागकण है और दूसरा पौधा कुछ दूरी पे होगा, तो एक पौधे का जब परागकण दूसरे वाले पे आएगा तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर परागण का जो माध्यम है, ठीक है, पर परागण का विभिन्न माध्यम होता है, ठीक है, विभिन्न माध्यम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नंबर एक कि जल द्वारा, दूसरा आपका है वायु द्वारा, ठीक है, और तीसरा आपका है जंतु द्वारा, ठीक है। क्या हो रहा है, जंतु द्वारा। जंतु में मुख्य रूप से अगर बात करें कीटों द्वारा, किसके द्वारा, कीटों द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि जो पर परागण में एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पे जाता है, वहां पर क्या होता है कि उसको ले जाने वाला जल, कुछ में वायु और कुछ पौधों में जंतु अर्थात कीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पर परागण के प्रकार। अब इसके प्रकार के बाद अगर हम देखें कि पर परागण कितने प्रकार, स्वपरागण में कोई प्रकार नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके प्रकार है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। पर परागण के प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे कि माध्यम के आधार पे अगर देखें, ठीक, इसके आधार पे, माध्यम के आधार पे, ठीक है, माध्यम के आधार पे पर परागण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, तीन प्रकार के होते हैं। यानी जो पर परागण होता है ये तीन प्रकार का होता है। किसके आधार पे, माध्यम के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। तीनों का नाम क्या है, आप माध्यम देख ही रहे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। अगर नंबर एक की बात करें यहाँ पे, तो नंबर एक आपका हो जाएगा वायु परागण, एयर पॉलिनेशन कहते हैं, और जो दूसरा हो जाएगा आपका स्वपरागण, ठीक है,
या यहाँ कर लेते हैं, सॉरी, वायु परागण। नंबर 2 है जल द्वारा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जल परागण। और तीसरा आपका है कीट परागण या आप कह लीजिए जंतु परागण। ये 3 प्रकार के पॉलिनेशन आपके होते हैं, किसमें, पर परागण में। अर्थात पर परागण में क्या हो रहा है कि जो एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे की वर्तिका पे जा रहे हैं, वहां जाने के लिए कुछ साधन या माध्यम चाहिए, जो जल, वायु और जंतु होते हैं। इन्हीं माध्यमों के आधार पर अगर देखा जाए तो पर परागण क्या होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जल परागित पौधे का नाम बताइए, यानी उस पौधे का नाम बताइए जिसमें जल के माध्यम से परागण संपन्न होता है। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पहला ले वायु परागण, तो इसके बारे में अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली हेडिंग डालते हैं वायु परागण। क्या डालेंगे, वायु परागण, अर्थात एयर पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, एयर पॉलिनेशन। वायु परागण अर्थात एयर पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो वायु परागण किसे कहते हैं, हमने कहा रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिंपल सी बात है, आपको बहुत रटना नहीं है। परागण तो हो ही रहा है, यानी परागकण वर्तिकाक पे जा रहा है। ठीक है, वायु का मतलब वायु के माध्यम से, यानी जब किसी पौधे में पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, वायु के माध्यम से पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। अर्थात वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। सिंपल सा, कुछ रटना नहीं है। जैसे देखिए, वायु परागण क्या है, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, मतलब इसमें परागकण वायु के माध्यम से वर्तिकाक पर जाता है। जल परागण क्या है, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, अर्थात इसमें जल द्वारा क्या होता है, परागकण वर्तिकाक पे जाता है। जंतु परागण क्या है, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं, अर्थात इस विधि में जो एनिमल होता है वो परागकण को वर्तिकाक पर ले जाता है। ठीक है, बट लिखेंगे कैसे, क्या लिखना है इसमें, क्या क्या बातें, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि वायु द्वारा होने वाले परागण को, होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अर्थात जब, ठीक है, अर्थात जब किसी पौधे का परागकण, पौधे के पुष्प का परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से, ठीक है, वायु के द्वारा पहुँचे, ठीक है, या पहुँचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वायु परागण कहते हैं, अर्थात एयर पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात जब जो है, ठीक है, किसी पौधे के पुष्प का परागकण, किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, वायु के माध्यम से पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, वायु परागण कहते हैं, अर्थात एयर पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तथा ऐसे पुष्प को, ठीक है, जिस पुष्प में वायु द्वारा परागण हो, ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, वायु परागित क्या कहते हैं बेटा, पुष्प कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस पुष्प में वायु द्वारा परागण होता है उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्प को जिसमें वायु द्वारा परागण हो उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वायु परागित पुष्पों की विशेषता बताइए, अर्थात हाउ टू आइडेंटिफाई एयर पॉलिनेशन इन अ फ्लावर, कैसे जानेंगे किस प्रकार के फूलों में वायु परागण हो सकता है या होता है। ठीक है, कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे उसमें जिसमें कि वायु द्वारा ही परागण होता है, ना कि किसी और माध्यम से। ठीक है, तो अर्थात क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं ऐसे पुष्पों के जिसमें वायु परागण होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी हम बताने चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम वायु परागण संपन्न कराते हैं।
तो वायु परागण वाले पौधे के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे मक्का। मक्का तो आप लोग जानते हैं ना, आपके बगल में इस समय मकाई हो रही है, आपके खेत जिसे लड़ाहरा कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, मक्का कहते हैं, मकाई कहते हैं, ठीक है। वो मक्का पौधे में भी क्या होता है, वायु द्वारा परागण होता है। और पॉपुलर पौधा है, रूमेक्स है, चीड़ है, ठीक है। इन सब पौधों में क्या होता है, मक्के में, पॉपुलर में, रूमेक्स में, चीड़ में, इन सब पौधों में क्या होता है, वायु द्वारा ही परागण संपन्न होता है, ठीक है। अब मैं जैसे कि बता रहा था, पेपर में पूछा जाता है कि वायु परागित पुष्प की विशेषता बताइए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कैसे पहचानोगे कि किस प्रकार के फूल में वायु परागण हो सकता है, ठीक है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या जंतु परागण वाले पुष्प और वायु परागण वाले पुष्प दोनों पुष्प एक जैसे होते हैं, ठीक है। अगर एक जैसे होते हैं तो परागण भिन्न क्या होता है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा, इसीलिए उसमें वायु परागण, उसमें जंतु परागण होता है। तो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं एक, ठीक है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पहला है कि जो वायु परागण वाला पुष्प है, ठीक है, वायु परागित पुष्प जो होते हैं प्रायः छोटे छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनमें ना रंग, ठीक है, ना मकरंद और ना चमकीले चमकीले होते हैं, ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात करें, इनमें वाह्य दल, ठीक है, इनमें वाह्य दल, दल पुंज, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, या अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें तो इनमें जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, क्या जो वर्तिकाग्र होता है, इनमें वर्तिकाग्र बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं, ताकि वायु में परागकण को, वायु के परागकण को, ठीक है, उलझा सके, ठीक है, उलझा सके, अर्थात वर्तिकाग्र पर क्या कर सके, फंसा सके, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका 4। और पांचवें की अगर हम बात करें तो इनमें परागकण की संख्या, ठीक है, परागकण की संख्या लाखों और करोड़ों में होती है, लाखों और करोड़ों में होती है। और अगर हम छठवें की बात करें तो इनके जो परागकण है भैया, इनके परागकण, ठीक है, इनके परागकण हल्के व छोटे होते हैं, हल्के व छोटे होते हैं। क्यों भैया, ताकि हवा में क्या कर सके, उड़ सके। अब पत्थर जैसे भारी होंगे परागकण तो क्या हवा में उड़ेंगे भाई, इनको हवा में आसानी से उड़ सके, इसलिए क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि हवा में क्या हो सके भैया, उड़ सके। तो ये आपका है वायु परागित पुष्प की विशेषताएं। तो इसमें चलिए एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि जिस पुष्प में वायु परागण होता है ना, वो पुष्प प्रायः क्या होते हैं, छोटे होते हैं व आकर्षण रहित होते हैं। अर्थात जैसे आप देख रहे हैं गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा अट्रैक्ट करता है, हम उसको देखते हैं तो मन करता है तोड़ लें, ठीक है, आपका भी मन करता होगा तोड़ ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गुलाब का पौधा आपको आकर्षित कर रहा है, लेकिन जो वायु परागण पुष्प होते हैं ये आकर्षण रहित होते हैं, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई मकरंद नहीं है, इसीलिए कोई भी कीट, कोई भौरा, कोई तितली, कोई मनुष्य ऐसे पुष्पों की तरह आकर्षित नहीं होता बेटा। जैसे कह रहा है कि वायु परागण पौधे के उदाहरण, तो मक्का में वायु परागण होता है, तो क्या मक्का में जो पुष्प लगते हैं आपने देखा होगा, क्या इसके पुष्प गुलाब जैसे, चमेली जैसे, ठीक है, कनेल जैसे रंगीन होते हैं? क्या इससे मकरंद होती, क्या इसमें सुगंध होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, लगता ही नहीं है कि इसमें पुष्प हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब पौधों में पुष्प लगते हैं, क्या लगता है पुष्प अगर लगते हैं क्या ये आपको अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, इसमें कलर मकरंद सुगंध नहीं होता है। इसीलिए ऐसे पौधों में वायु द्वारा परागण होता है, क्योंकि जब कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई कीट इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, और जब कीट भौरे तितली मंडराएंगे नहीं, परागण होगा नहीं। इसीलिए नेचर ने क्या कर दिया, कहा भैया कि तू रुक,
हम तेरी एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें न कीट की, न भौरे की, न तितली की, न मक्खी की जरूरत पड़ेगी, बल्कि वायु द्वारा ही आपका परागण हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि वायु परागित पुष्प तथा वायु परागित जो पुष्प होते हैं ये छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनमें ना रंग होता है, अर्थात ऐसे पुष्पों में लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी कोई रंग नहीं होता है, वही मकरंद नहीं होता है, और ये ना ही क्या होते हैं, चमकीले या चमकदार भड़कीले होते हैं, जैसे गुलाब की तरह, चमेली की तरह, या फिर मान लीजिए कनेल की तरह, इन सब की तरह ये नहीं होते, ठीक है। और तीसरा कह रहा है इनमें वाह दल और दलपुंज जो होते हैं बेटा बहुत छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे देखिए, अब यही मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ठीक है, ऐसे ही वर्तिकाग्र होता है। अब ये मान लीजिए अगर इसमें वाह दलपुंज ऐसे इतना बड़ा रहेगा ना दलपुंज, तो अब जब हवा आएगी, इधर से हवा आ रही, विंड आ रहा है, ठीक है, इधर से हवा जा रही, और इसी में ऐसे परागकण है, तो जब हवा इससे टकराएगी तो बोलो ये जो वाह दलपुंज अगर बड़े होंगे या उपस्थित होंगे तो हवा इनसे टकरा के परागकण यहीं रोक देंगे, और ये वर्तिकाग्र छोटा होने के कारण इस पे ये परागकण नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या हवा ऐसे ऊपर से आएगी परागकण डालेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि नेचर ने क्या किया, इनका जो ये वाह दल है इसको अपसेंट कर दिया, ठीक है, अनुपस्थित कर दिया, ताकि ये क्या, अब अनुपस्थित हो गया, अब हवा इधर से आ रही, परागकण इस पे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे आसानी से। या मान लीजिए अगर है भी तो छोटे होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, छोटे होंगे, अर्थात वर्तिकाग्र इनका इनसे बड़ा होगा, तो हवा से आसानी से क्या करेंगे, हवा में परागकण को उलझा लेंगे। जैसा कि आपने मकाई में, मक्का में देखा होगा, जब उसमें फल लगते हैं तो बाल में ऐसे रेसे जैसे, रोए जैसे बाल जैसे होते हैं, वो इसके परागकण ही होते हैं, ताकि ये परागकण को क्या करे, उलझा सके, ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है बेटा इनमें वर्तिकाग्र बहुत लंबे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो वाह दलपुंज है, दलपुंज छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, और उसकी अपेक्षा जो वर्तिकाग्र है जिसपे परागकण जाएगा वो बड़ा होता है। हमने कहा बाल में आप देखो रेसे जैसे निकले होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होते, बाहर की ओर निकले होते, ताकि जब हवा चले विंड तो इसके परागकण जो है उस हवा में उसको क्या करे, फंसा सके, उलझा सके। तो वही कह रहा है कि इसमें वर्तिकाग्र बहुत लंबे होते हैं, ताकि वायु के परागकण को क्या करे, उलझा सके, फंसा सके और परागण कर सके। नेक्स्ट, इनमें परागकण की संख्या लाखों और करोड़ों में होती है, ठीक है। मतलब जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है कि ऐसे पुष्प में परागकण की संख्या करोड़ों और लाखों में बनती है। कितने बनती है? करोड़ों और लाखों में बनती है। अगर जैसे की बात करें, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मक्का में 2 करोड़, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो मक्का में कितना, 2 करोड़, और रोमेक्स पौधे में 40 करोड़, कितना, 40 करोड़ परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो देखिए मक्का के एक पौधे में 2 करोड़, कितने, 2 करोड़, यहां कराड़े हो गया, 2 करोड़ क्या होता है, परागकण बनता है। और रोमेक्स पौधे में 40 करोड़ परागकण। आप सोच सकते हैं कि 2 करोड़ कितना ज्यादा होता है, ठीक है। इतना ज्यादा परागकण जब हवा में चलेंगे किसी भी प्लांट के पास, तो कहीं ना कहीं एकाध परागकण तो क्या होगा, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। इसको ऐसा नेचर ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया, सपोज करिए अगर 2-4 परागकण फूल में लगते, ऐसे फूलों में हवा चलती तो हवा इधर उधर जाती, परागकण भी इधर उधर हो जाते, तो क्या वो वर्तिकाग्र पे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। फिर क्या होता, बिना परागण के रह जाते तो शीड ना बनता। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, इनमें करोड़ों और लाखों की संख्या में परागकण बना दिया, ताकि हवा द्वारा जब इधर उधर हो भी तो कुछ न कुछ परागकण क्या हो, उस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, और जिससे आपका क्या हो, परागण या निषेचन हो सके, ठीक है। फिर आता है बेटा, इनके परागकण हल्के व छोटे होते हैं ताकि हवा में उड़ सके। सही बात है कि अगर वायु परागण होना है, वायु परागकणों को वर्तिकाग्र पर ले जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, परागकण को पत्थर जैसे भारी नहीं होने चाहिए, बल्कि एकदम हवा की तरह हल्के होने चाहिए, धूल कण की तरह, ताकि हवा में आसानी से उड़ सके, ठीक है। तो ये रहा वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो मैंने आपको बताया पर परागण में 3 प्रकार, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण। तो वायु परागण मैंने क्लियर कर दिया कि वायु परागण किसे कहते हैं, वायु द्वारा जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो वायु परागण कहते हैं। ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, जैसे मक्का में, पॉपुलर में, रोमेक्स में, चीड़ में। और ऐसे पुष्पों की कुछ विशेषता है, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ,
जिसमें आपको जल परागण पढ़ाएंगे और जल परागण वाले पुष्प की विशेषता भी बताएंगे। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं जल परागण वाले की तरफ। तो चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अपर परागण में जो वायु परागण के बाद दूसरा है जल परागण। अब हम जल परागण को देखने जा रहे हैं। जल परागण किससे कहते हैं और किन किन पौधों में होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी वायु वाला पढ़ा वैसे भी पढ़ लीजिए कि जल परागण, रटने की कोई जरूरत नहीं। जल परागण यानी जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। या ये भी कह लीजिए कि जब परागकण को वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से पहुंचाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण। और इसका एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन जो जोड़े बड़े बड़े पौधे हैं उनके पौधों में जल द्वारा परागण होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि जो तालाब होता है, नदी होती है, या फिर जो जल के स्रोत होते हैं, उनमें जो पौधे पाए जाते हैं, जलीय पौधे जिन्हें कहते हैं, उन पौधों में ये वायु सॉरी जल परागण होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जल में ही पौधे उपस्थित होते हैं और वहां पे जल पर्याप्त मात्रा में से बना होता है। तो ऐसे पौधों में जल जब इधर से उधर होता है तो जल के साथ परागकण भी इधर उधर होकर के किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि जब किसी, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण, जब किसी पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसके वर्तिकाग्र पर किसके माध्यम से, वर्तिकाग्र पर जल द्वारा क्या होता है, पहुंचता है, जल द्वारा पहुंचता है, तो उसे जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं, जल परागण कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि जब किसी पुष्प का परागकण क्या हो जाए, वर्तिकाग्र पर जाए, यानी परागण हो किसके माध्यम से, जल के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तथा ऐसे पुष्प को अगर बात करें कि ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, जल परागित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, जल परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि कौन कौन से पौधे होते हैं जिनमें जल परागण होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रिला, यही आपका बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा था और विकल्प में हाइड्रिला दिया था, हाइड्रिला बैलिशनेरिया, ठीक है, सिरेटोफिल्लम, सिरेटोफिल्लम, नयास व अन्य जलीय पौधे। ठीक है, व अन्य जलीय पौधे, जल में पाए जाने वाले अन्य पौधों में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछा था 1 नंबर का विकल्प में कि जल परागित पौधे का नाम, विकल्प दिया था हाइड्रिला। तो हाइड्रिला एक जलीय पौधा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जलीय पौधों में हवा द्वारा थोड़ी परागण होगा, कीट उसके जल के अंदर घुस के थोड़ी परागण करेगा। तो बोलो कैसे होगा, जलीय पौधा है तो जल द्वारा ही होता। ठीक है, अभी कोई ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि दो जलीय पौधे का नाम बताइए, तो जलीय पौधे में जलकुंभी भी आ जाएगा, कमल भी आएगा, कुइयाबेरा भी आ जाएगा, हाइड्रिला भी आएगा, बैलिशनेरिया भी आएगा, सिरेटोफिल्लम भी आएगा, नयास भी आएगा, अदर प्लांट भी आते हैं जो जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन पौधों में कैसे जल के द्वारा ही परागकण वर्तिकाग्र पहुंचता है, इसीलिए इस क्रिया को हम जल परागण कहते हैं, अर्थात वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी हो गया। अब इन ऐसे पुष्पों की विशेषताएं क्या होती हैं इसको भी हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको इसके प्रकार बताने चल रहे हैं। ठीक है, जल परागण के भी प्रकार होते हैं। जल परागण के क्या होते हैं भैया, प्रकार होते हैं। तो जल परागण के प्रकारों में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह क्या होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है, यानी जल परागण भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। अब कहेंगे कैसे, तो अब आप देखिए कुछ पौधे क्या होते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से जल में डूबे होते हैं, जल निमग्न पौधे होते हैं, तो उन पौधों में परागण होता है तो अलग तरीके से। और जो जल की सतह पे तैरते हैं जैसे कुइयाबेरा या अन्य पौधे हो गए, तो उन पौधों में भी परागण जल के द्वारा ही होता है। लेकिन चूंकि एक जल के अंदर डूबा है और एक जल की सतह पर है, तो दोनों में परागण की व्यवस्था अलग अलग होती है, लेकिन जल के द्वारा ही होती है। तो किसे क्या कहेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अधो जल परागण, क्या कहते हैं, अधो जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधो जल
परागण कहते हैं पहले को, ठीक है। अगर अंग्रेजी की बात करें हम इसमें तो इसे हाइड्रो या हाइपो, ठीक है, हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है, हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं, पहला हो गया। और दूसरा आपका क्या है? अगर पहला अधोजल परागण है तो दूसरा है आधिजल परागण। क्या है बेटा? आधिजल परागण, ये दूसरा आपका हो गया आधिजल परागण। तो दैट सिंपल, इसे बहुत रटने की जरूरत नहीं है। अधोजल में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें पहले की, कि जब परागण जल के भीतर होता है तो उसे क्या कहते हैं? अधोजल परागण कहते हैं, ठीक है, अधोजल परागण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जब परागण कहाँ हो? जल के भीतर हो तो उसे हम अधोजल परागण कहते हैं। अब आप बताइए, जलकुंभी पौधा मान लीजिए है, जल के ऊपरी सतह पे है, क्या उसमें जल के भीतर परागण होगा? नहीं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल निमग्न होते हैं, अर्थात जल के तली पर, सतह पर पाए जाते हैं। उन पौधों में क्या होता है कि इस प्रकार का परागण देखा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर जैसे कि, तो जैसे सिरेटोफिल्लम आपने देखा और नयास, ठीक है, जैसे की बात करें तो जैसे सिरेटोफिल्लम और नयास, ये एक ऐसे पौधे जो जल में डूबे होते हैं, और जल में डूबे होने के कारण इनमें क्या होता है? परागण जल के भीतर होता है, इसलिए इसे हम अधोजल परागण कहते हैं, ठीक है। और दूसरे की बात करें, अब जो दूसरा हमारा आ रहा है आधिजल परागण, तो अब आप समझ गए होंगे, अगर एक जल के भीतर है तो दूसरा कहाँ होगा? जल के सतह पर होगा, या जल के बाहर आप कह सकते हैं, बाहर का मतलब जल की सतह पर। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई। तो इसमें इसी का उल्टा कर देते हैं कि जब परागण जल की सतह पर हो, सतह पर क्या होता है? संपन्न होता है या होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आधिजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधिजल परागण कहते हैं, ठीक है गाइज। तो क्या कह रहा है? आधिजल में क्या है कि जब परागण हो लेकिन जल की सतह पर होता है तो उसे हम अधिजल परागण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ऐसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हाइड्रिला वैलिस्नेरिया, ठीक है, जैसे अगर बात करें हम, जैसे कि, तो जैसे में हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया पौधे में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो बोलो, जल परागण कितने प्रकार का होता है गाइस? 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है अधोजल परागण और दूसरा क्या है? अधिजल परागण होता है। अधोजल परागण का मतलब क्या होता है कि जब परागण जल के भीतर हो तो उसे हम अधोजल परागण कहते हैं, जैसे सिरेटोफिल्लम में, नयास में। और अधिजल परागण दूसरा है कि जब परागण तो हो लेकिन जल के भीतर ना हो बल्कि जल के ऊपरी सतह पर हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? अधिजल परागण कहते हैं, जैसे हाइड्रिला में और वैलिस्नेरिया में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? जल परागण हो गए, जल परागण के प्रकार। अब इसमें एक हेडिंग बच रही है कि जल परागित पुष्प की विशेषताएं। ऐसे कौन से पुष्प की विशेषता है जिसमें जल द्वारा परागण होता है? लेकिन इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जल परागित पुष्प की विशेषताएं। जैसे मैंने वायु परागण वाले में बताया था कि वायु परागित पुष्प की विशेषताएं, उसी प्रकार जल में जो परागण जल द्वारा होता है पुष्प में, उस पुष्प की क्या विशेषताएं होती हैं कि उनमें जल द्वारा ही परागण संभव है, कीट द्वारा या हवा द्वारा नहीं होता, ठीक है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, या एक लाइन लिखते हैं कि इसकी निम्नलिखित विशेषता होती है, ठीक है। ऐसे पुष्पों की जो स्पेशलिटी है, ठीक है, वो क्या होती है? गिवन फॉलोइंग, अर्थात नीचे दिया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती हैं? अगर नंबर 1 की बात करें, पहली चीज, ठीक है, सबसे पहला लिखे कि जल परागित पुष्प की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें अगर हम फर्स्ट में लिखें तो फर्स्ट में आपको ये जानना है, ठीक है, कि ये जो होते हैं, ये पौधे के जो पुष्प हैं, इस पौधे के पुष्प, ठीक है, छोटे, हल्के
और रंग मकरंद, ठीक है, रहित होते हैं। यानी एकदम वायु परागण वाले पुष्प की तरह ये भी क्या होते हैं, छोटे होते, हल्के होते, उनमें भी रंग मकरंद नहीं पाया जाता है, अर्थात रहित होते हैं। क्योंकि रंग मकरंद केवल उसी पुष्पों में पाया जाता है जिन पुष्पों में भंवरे, कीट, तितली, मधुमक्खी जाके परागण करते हैं। अब चूंकि ये जल के अंदर पाए जाते हैं तो अब मधुमक्खी, भंवरे, तितली जल के अंदर घुस के परागण थोड़ी करेंगे। इसीलिए नेचर ने क्या किया, इनको भी क्या कर दिया, बिना रंग के, बिना मकरंद कर दिया और इनकी साइज छोटे और हल्के कर दिए। ठीक है। और दूसरे की बात करें तो जो इनके परागकण होते हैं ना, इनके परागकण के चारों तरफ, ठीक है, इनका जो परागकण होता है, इनके परागकण के चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ मोम जैसा, कैसे, मोम जैसा, वैक्सी या ऑयली कहते हैं, मोम जैसा पदार्थ, चिकना पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। ये क्या काम करता है भैया, अब आपको पता है कि अगर किसी पदार्थ में मोम लगा के जल में डाल देंगे तो उस पदार्थ पर जल का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात इनके जो परागकण है, इनके चारों तरफ मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो परागकण को पानी में सड़ने और खराब होने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है। मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो परागकण को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। सड़ने से क्या करता है बेटा, बचाने का कार्य करता है। और तीसरे की बात करें अगर हम, तो इनका जो परागकण होता है, अभी लिखा ना, इन पौधे के पुष्प छोटे व हल्के होते हैं, तो सिर्फ पुष्प ही नहीं, इस पुष्प के परागकण भी क्या होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है। इनका परागकण प्रायः, ठीक है, छोटे व हल्के होते हैं ताकि जल में इधर उधर क्या हो सके, जल के साथ इधर उधर हो सके, हल्के होते हैं। बस यही क्या है बेटा कि जल परागण द्वारा होने वाले पुष्पों की विशेषताएं होती है। एक बार फिर से देख लिया जाए कि ये पौधे के पुष्प होते हैं जिनमें जल परागण होता है वो छोटे, हल्के और रंग बिना मकरंद के होते हैं। और दूसरा, इनके परागकण के चारों तरफ जो होता है एक मोम जैसा पदार्थ लगा होता है। जैसे अगर यही परागकण है तो चारों तरफ एक मोम की लेयर पाई जाती है जो जल से, इनको जल में सुरक्षित रखने का काम करते हैं, अर्थात परागकण को सड़ने से बचाने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट कि इनका परागकण क्या होता है, छोटे व हल्के होते हैं। ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कल एक बच रहा है आपका उस पर परागण में जिसे हम जंतु परागण कहते हैं, वो थोड़ा लंबा होगा और उसमें वायु जंतु परागण में क्या बताएंगे, कीट द्वारा, कीट में भंवरे द्वारा, तितली द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, बर्र द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा हम परागण पढ़ाएंगे। कौन से पौधे में तितली द्वारा, कौन से पौधे में मधुमक्खी द्वारा और किस पौधे में, ठीक है, भंवरे द्वारा और किस पौधे में तितली द्वारा परागण होता है, किसमें चमगादड़ द्वारा, किसमें घोंघे द्वारा होता है। इन सब बातों का भी जिक्र कल के वीडियो में करेंगे। उसके बाद परागण हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा 2-4 हेडिंग, ठीक है, जो जनन की असामान्य विधियां, इसमें असंग जनन, अनिषेक जनन, ये सारे क्वेश्चन भी टिप्पणी के रूप में पेपर में आते हैं 1-2 नंबर के, ये भी बताएंगे। और आई थिंक इसी हफ्ते ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।